अगर यूक्रेन ने रूस के साथ अपने युद्ध के दौरान एक बात साबित की है तो वो ये है कि वो कमजोर लक्ष्यों पर बार बार हमला करेगा जब तक कि रूस अपने संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस समय नोवोरोसिस्क जितना कमजोर हो सकता है उतना ही कमजोर है। लगभग 1 महीने पहले एक विनाशकारी हमले का शिकार हो चुका वह महत्वपूर्ण काला सागर बंदरगाह एक बार फिर से विशाल आग के गोले में घिर गया है। रूस की मुश्किलें बढ़ाने के लिए यूक्रेन ने उसकी एक फ्रिगेट को हमले में चीर कर खोल दिया। 6 अप्रैल को यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों की सेना के प्रमुख रॉबर्ट ब्रोवडी ने टेलीग्राम पर ड्रोन ऑपरेटरों के ताज़ा हमले की घोषणा की। फिर से नोवोरोसिस्क बंदरगाह में ब्लैक सी फ्लीट पर ध्यान केंद्रित हुआ, जहां रूस ने 4 साल की असफलताओं के बाद बेड़ा वापस बुलाया। यूक्रेन के ड्रोन ने रूस के प्रमुख युद्धपोतों में से एक को नष्ट कर दिया। हम विलों पर हमला नहीं करते, मिसाइलें दूध में, ड्रोन सीधे लक्ष्य पर, ब्रोवडी ने काव्यात्मक अंदाज में कहा। इससे पहले कि वे गलती से उस जहाज की पहचान एडमिरल ग्रिगोरोविच के रूप में कर दें जिस पर यूक्रेन ने हमला किया था, लेकिन वह जहाज वह नहीं था। यूक्रेन के ड्रोन ने एडमिरल माकारोव को निशाना बनाया, जिसे ब्रोवडी ने मानव रहित प्रणाली बलों के पहले केंद्र और यूक्रेन की सुरक्षा सेवा यानी SPU के समन्वय का नतीजा बताया। पहले से ही बड़ी चोट पर नमक छिड़कते हुए ब्रोवडी ने यह भी खुलासा किया कि जिस युद्धपोत पर यूक्रेन के ड्रोन ने हमला किया था वह वायु रक्षा प्रणालियों से लैस था और वे प्रणालियां उस एकमात्र काम में पूरी तरह विफल रहीं जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। लक्ष्य के पास पहुंचते समय फ्रिगेट के किनारे से सीधे वायु रक्षा मिसाइलें दागी गई, फिर भी ये तैरते घाव पर चोंच मारना नहीं रोक सका। एडमिरल मकारोव का यह वर्णन दिलचस्प है और यूक्रेन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि सेवास्तोपोल से नोवोरोसिस्क जाने के बाद भी यह युद्धपोत यूक्रेन के लिए बड़ी परेशानी बना रहा है। डिफेंस एक्सप्रेस ने यूक्रेन के हमले की रिपोर्ट में बताया है, एडमिरल मकारोव प्रोजेक्ट 11356 आर बुरावेस्निक क्लास के केवल 3 फ्रिगेट्स में से एक है जिन्हें रूस ने बनाया है। इससे यह काला सागर बेड़े के उन चुनिंदा युद्धपोतों में से एक बन जाता है जो यूक्रेन पर कैलिबर क्रूज मिसाइलें दाग सकते हैं। ये मिसाइलें अक्सर यूक्रेन के शहरों और बुनियादी ढांचे पर हमलों में इस्तेमाल होती हैं। करीब 2500 किलोमीटर या 1550 मील से थोड़ी ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली कैलिबर मिसाइल की रेंज इतनी है कि उसे नोवोरोसिस्क से दागकर यूक्रेन में लगभग किसी भी लक्ष्य को निशाना बनाया जा सकता है। जब ये पहुंचती है तो मिसाइल 450 किलोग्राम या लगभग 992 पाउंड वजनी वारहेड गिराती है। इसे रोकना मुश्किल है क्योंकि ये जमीन की सतह के बेहद करीब उड़ने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यूक्रेन युद्ध में कैलिबर मिसाइलों को हटाना प्राथमिकता है। ऐसा करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है सिवाय इसके कि रूस के पास बची उन कुछ जहाज़ों में से किसी एक पर हमला किया जाए जो इन्हें दाग सकते हैं। डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार एडमिरल मकारोव काला सागर में कैलिबर क्रूज मिसाइल दाग सकने वाला आखिरी सक्रिय युद्धपोत था। अगर यूक्रेन ने इस जहाज को हमेशा के लिए निष्क्रिय कर दिया है तो यह पुतिन के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि वह हवाई अभियान जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं। मार्च में रूस ने यूक्रेन पर 138 मिसाइलें दागी थी। हैरानी की बात है कि यह भारी संख्या पिछले महीने से 52% कम थी, जिससे रूस का मिसाइल अभियान और तीव्र दिखता है। एडमिरल मकारोव को हुए नुकसान का आकलन जारी है। अगर सामने आई फुटेज सही है तो यूक्रेन ने रूस के सबसे अहम युद्धपोतों में से एक को लड़ाई से बाहर कर दिया हो सकता है। हमले की घोषणा के बाद प्रकाशित 2 मिनट के वीडियो में यूक्रेन दिखाता है कि उसके ड्रोन ने रूसी फ्रिगेट पर सीधा वार किया, साथ ही अन्य लक्ष्यों पर भी हमला किया जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि एडमिरल मकारोव हताशा में एयर डिफेंस मिसाइलें दाग रहा है जो यूक्रेनी ड्रोन तक नहीं पहुंचती। वीडियो से पता चलता है कि यूक्रेन ने हमले में किस तरह के ड्रोन इस्तेमाल किए। यूक्रेन के ड्रोन में बड़ा वारहेड है जिससे FP1 और FP2 संभावित विकल्प माने जा सकते हैं। FP1 इन दोनों में सबसे संभावित लगता है क्योंकि नोवोरोसिस्क तक पहुंचने के लिए यूक्रेन के ड्रोन को जो दूरी तय करनी होगी वह इतनी ज़्यादा है कि FP2 को कम संभावित विकल्प बना देती है। यूक्रेन ने ड्रोन की पुष्टि नहीं की,
लेकिन यदि वह FP-1 है तो यूक्रेन ने काले सागर में रूस के अंतिम कैलिबर सक्षम फ्रिगेट पर हमला किया है, एक ऐसे ड्रोन के साथ जो 1600 किलोमीटर या 994 मील की दूरी तय कर सकता है और 120 किलोग्राम या 260 पाउंड से अधिक वजनी वारहेड ले जा सकता है। ये बहुत बड़ी मारक क्षमता है और अगर सही तरीके से निशाना साधा जाए तो ये एडमिरल मकारोव को सेवा से बाहर करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। यहाँ तक कि इस्तेमाल किए गए ड्रोन के प्रकार की परवाह किए बिना हम यहाँ देख रहे हैं कि रूस के ब्लैक सी फ्लीट के खिलाफ एक और शक्तिशाली हमला किया गया है। सच कहूं तो वह फ्लीट पहले से ही अच्छी हालत में नहीं थी। पुतिन के यूक्रेन पर हमले के वक्त ब्लैक सी फ्लीट रूस का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था। यूक्रेन के पास ढंग की कोई नौसेना नहीं थी। कुछ गश्ती नौकाएं और बारूदी सुरंग युद्धपोत रूस के मिसाइल वाहकों और युद्धपोतों का सामना नहीं कर सके। रूस इन जहाजों से यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता था। रूस काला सागर पर नियंत्रण कर सकता था, यूक्रेन के अनाज निर्यात को रोक सकता था, जिससे कीव को उन अरबों डॉलर की फंडिंग से वंचित किया जा सकता था जिसे वह युद्ध के लिए इस्तेमाल कर सकता था, और काला सागर के रास्ते से सैनिकों को कब्जाए गए क्रीमिया से यूक्रेनी मुख्य भूमि पर सुरक्षित रूप से उतार सकता था। कम से कम यही योजना थी। यह योजना सफल नहीं रही। युद्ध के 4 साल बाद भी रूस काला सागर पर नियंत्रण पाने से उतना ही दूर है जितना वह हो सकता है। यूक्रेन ने यह साबित कर दिया है कि मिसाइलों और ड्रोन का चतुर संयोजन, जिसमें ड्रोन को उसने युद्ध के दौरान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक बना लिया है, रूस के कभी डरावने माने जाने वाले बेड़े को रोकने के लिए काफी था। अब काला सागर, खासकर नोवोरोसिस्क में फंसा बेड़ा बैठे बिठाए शिकार बन गया है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बस पीछे रहकर यही उम्मीद कर सकता है कि यूक्रेन का ताजा हमला उसे निशाना न बनाए। जिस देश की ढंग की अपनी नौसेना नहीं है, उसने काला सागर बेड़े का 1/3 से ज्यादा तबाह कर दिया। अगर यूक्रेन का हालिया हमला जहाज को अकार्यक्षम कर देता है तो एडमिरल मकारोव इन आंकड़ों में और बढ़ोतरी करेगा। रूस ने बार बार यह साबित कर दिया है कि वह उन विषम रणनीतियों से निपटने में पूरी तरह अक्षम है जिन्हें यूक्रेन अब काला सागर बेड़े के खिलाफ इस्तेमाल करने में सक्षम हो गया है। उस बेड़े का यूक्रेन के निर्यात पर अब प्रभाव नगण्य है। यूक्रेन ने रूस के युद्धपोतों को अपने निर्यात मार्गों से हटा दिया है। अब जैसा कि एडमिरल मकारोव पर हमले से दिखता है, यूक्रेन काले सागर बेड़े के उन गिने चुने जहाजों पर अपने प्रयास केंद्रित कर रहा है जो यूक्रेनी मुख्य भूमि पर दूर से हमला कर सकते हैं। कैलिबर मिसाइलें दागने वाले मिसाइल क्रूजर और फ्रिगेट्स इन युद्धपोतों में हैं। अगर यूक्रेन इन्हें निष्क्रिय कर देता है तो काला सागर बेड़ा रूस के लिए शर्मिंदगी का कारण होने से यूक्रेन युद्ध में पूरी तरह अप्रासंगिक हो जाएगा। एडमिरल मकारोव जलने के बाद काला सागर की स्थिति और गंभीर हो गई है। जहाजों पर हमलों के अलावा यूक्रेन ने रूस के लिए इससे भी बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। रूसी तेल उद्योग में पहले से ही बड़ी परेशानियां थी, जो ब्रावली की 6 अप्रैल की घोषणा में बताए गए काला सागर के दूसरे लक्ष्य से और बढ़ेंगी। उससे पहले एक सूचना, आप देख रहे हैं द मिलिट्री शो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी बटन दबाने का सबसे अच्छा समय है। अब एडमिरल मकारोव काला सागर बेड़े के लिए बड़ी क्षति है। रूस के लिए काला सागर में सिवाश सेल्फ एलिवेटिंग ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म अधिक अहम है, जिसे यूक्रेन की मानव रहित प्रणालियों वाली इकाइयों ने यूक्रेनी नौसेना की सहायता से निशाना बनाया। ऐसा लगता है कि यूक्रेनी गश्ती नौकाएं, जिन्हें रूस को काला सागर बेड़े से नष्ट कर पाने में सक्षम होना चाहिए था, एक बार फिर अपनी अहमियत दिखा रही है। हालांकि असली नुकसान ड्रोन ही पहुंचा रहे हैं। क्यू पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया कि जिस वीडियो का जिक्र हुआ वो बीच में बदल जाता है और एडमिरल मकारोव पर हमले को दिखाने के बाद दूसरे हिस्से पर चला जाता है। इसके बाद यूक्रेन के ड्रोन द्वारा सिवाश ऑयल प्लेटफॉर्म पर मुख्य और द्वितीयक हमले दिखाए जाते हैं। उस फुटेज से दिखता है कि ये ऑयल रिग सैन्य लक्ष्य है जिस पर यूक्रेन रूस के तेल उद्योग को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला कर सकता है। वीडियो में दिखाया गया है कि रूस ने इस रिग को वायु रक्षा रडार तैनात करने के लिए प्लेटफॉर्म में बदला है। यूक्रेन ने इस हमले में इन्हीं लक्ष्यों पर कई बार प्रहार किया। ये फुटेज ड्रोन के नजरिए से रिकॉर्ड है जब वे सिवाश प्लेटफॉर्म से टकराते हैं। वीडियो में कुछ छोटे नाव या मानव रहित जहाज भी दिखते हैं। दूसरा विकल्प पहले की तुलना में अधिक संभावित है, जिससे यह संकेत मिलता है कि यूक्रेन ने अपने समुद्री ड्रोन
ड्रिलिंग रिग तक भेजे, जिन्होंने आगे जाकर रिग पर लगे वायु रक्षा रडार पर हमला करने के लिए FPV ड्रोन लॉन्च किए। हम जानते हैं यूक्रेन सक्षम है। फरवरी में यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि यूक्रेन ने ऐसे समुद्री ड्रोन बनाए हैं जो FPV ड्रोन की मदरशिप की तरह है। समुद्री ड्रोन FPV ड्रोन को वहां तक पहुंचाता है जहां उन्हें होना चाहिए, और इस प्रक्रिया में वे विशाल दूरी तय करते हैं जिन्हें FPV ड्रोन अकेले तय नहीं कर सकते। फिर वे FPV लॉन्च करते हैं। हाल ही में सीवाच प्लेटफॉर्म पर ऐसे हमले का असर दिखा जो बताता है कि यूक्रेन काला सागर में लगातार चतुर असममित रणनीतियां अपनाता आ रहा है। एक रूसी युद्धपोत जल रहा है। रूस के काला सागर वायु रक्षा नेटवर्क का हिस्सा बना एक तेल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म जल रहा है। अगर आप मानते हैं कि हाल ही में काला सागर क्षेत्र में यूक्रेन ने बस यही किया है, तो आप गलत हैं। इन सब के अलावा यूक्रेन ने नोवोरोसिस्क में शेषकारिस ऑयल टर्मिनल पर एक बड़ा हमला किया है, जिसमें कथित तौर पर बंदरगाह के 2 मुख्य जेटियां और कुछ पाइपलाइन नियंत्रण बिंदुओं को नष्ट कर दिया गया। इस हमले से बंदरगाह पर कच्चे तेल की लोडिंग रुक गई और रूस के तेल निर्यात क्षेत्र को बड़ा झटका लगा, जो पहले से ही संघर्ष कर रहा था। हम शेषकारिस हमले की कवरेज के बाद उन संघर्षों पर लौटेंगे। कीव पोस्ट के मुताबिक यूक्रेन के शेषकारिस तेल टर्मिनल पर हमले के बाद इतनी बड़ी आग लगी कि वह अंतरिक्ष से दिख रही है। फिर भी जो बात पुतिन को सचमुच चिंतित करेगी वह यह नहीं है। साफ कहूं तो वे यूक्रेन के ड्रोन या उसके मलबे से लगने वाली बड़ी आग के आदी हो रहे हैं, जो संयंत्र को घेर लेती है और आसमान धुएं राख से भर जाता है। नहीं, रूस के नेता को असल चिंता यह है कि यूक्रेन ने उस ऑयल टर्मिनल पर हमला किया है जो रूस के कच्चे तेल के 25 से 35% निर्यात को संभालता है, जिसमें यूराल्स, साइबेरिया और कजाकिस्तान का तेल भी आता है। सामान्य स्थिति में शेषकारिस हर महीने 3 से 3.2 मिलियन टन तेल प्रोसेस कर सकता है। भले ही ये शांतिकाल के आंकड़े हों, यूक्रेन युद्ध में भी शेषकारिस रूस के कुल कच्चे तेल के निर्यात का करीब 20% हिस्सा रहा, जैसा कीव पोस्ट बताता है। दूसरे शब्दों में यह रूस का एक प्रमुख तेल केंद्र है। देखने के लिए कि यह कितना बड़ा है, हम 3 मिलियन टन कच्चे तेल प्रतिमाह को आधार मानकर जल्दी गणना कर सकते हैं। लुइसियाना मिड कॉन्टिनेंट ऑयल एंड गैस एसोसिएशन के मुताबिक 1 मीट्रिक टन विदेशी कच्चा तेल 6.99 बैरल होता है। 2 अप्रैल को रूस के प्रमुख यूराल्स कच्चे तेल की कीमत $116.05 प्रति बैरल के उच्चतम स्तर पर पहुंची, तो 30 लाख टन को 6.99 बैरल से गुणा करने पर हमें 2.097 करोड़ बैरल कच्चा तेल मिलता है, जिसे शासकारी हर महीने प्रोसेस कर सकते हैं। $116.05 से गुणा करने पर हर महीने 2.4 अरब डॉलर से ज्यादा मिलते हैं। इसलिए शासकारी रूस के लिए यह इतनी कीमती है। फिलहाल ये बंद है और जल रहा है क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन ने तेल टर्मिनल पर सीधे प्रहार किए हैं। ये हमले यूक्रेन द्वारा अब तक नोवोरोसिस बंदरगाह पर किए गए संभवतः सबसे महत्वाकांक्षी हमले का हिस्सा थे। कीव पोस्ट के अनुसार इस हमले में करीब 50 ड्रोन शामिल थे, जो एक लक्ष्य के लिए काफी बड़ी संख्या है। ये हमें दिखाता है कि यूक्रेन रूस के तेल पर हमला करने को लेकर गंभीर है, क्योंकि वह इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन तभी भेजेगा जब वह ये सुनिश्चित करना चाहता हो कि कम से कम 50 में से कुछ ड्रोन रूस की वायु रक्षा प्रणाली को पार कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। एक आग जो इतनी तेज जल रही है कि उसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है, ये इस बात का सबूत है कि यूक्रेन ने 6 महीनों से भी कम समय में चौथी बार फिर से सफलता हासिल की है। हम उस बिंदु पर लौटेंगे, लेकिन पहले क्या आपको याद है कि हमने बताया था कि रूस को इस समय बड़ी तेल निर्यात परेशानियों का सामना है। ये हमारा संकेत था कि शेषकारिस हमला एक बार की घटना नहीं, बल्कि पिछले 1 महीने या उससे भी अधिक समय में यूक्रेन ने काला सागर और बाल्टिक सागर दोनों में रूसी तेल निर्यात टर्मिनलों पर एक के बाद एक हमले किए हैं, जो अब तक युद्ध के दौरान रूस की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा के खिलाफ सबसे स्पष्ट अभियान के रूप में देखा जा सकता है। मार्च के दूसरे हिस्से में यूक्रेन के ड्रोन ने प्रिमोर्स्क और उसलुगा रूस के बाल्टिक सागर तेल निर्यात टर्मिनल को निशाना बनाया। मिलाकर ये बंदरगाह रूस की तेल निर्यात क्षमता का 40% हिस्सा है। 20 लाख बैरल प्रतिदिन यानी 6 करोड़ बैरल प्रति माह
अब बाल्टिक बंदरगाहों से आग और मरम्मत के कारण नहीं जा सकते क्योंकि वे आंशिक रूप से बंद हैं। मॉस्को टाइम्स के मुताबिक उस्तुलुगा में आग इतनी भीषण थी कि फिनलैंड से भी दिखी। एक ही स्रोत ने बताया कि 25 मार्च को फिनलैंड की खाड़ी में करीब 50 जहाज यूक्रेन के हमले के कारण फंसे थे। उस तारीख के बाद प्रिमोर्स्क और उस्तुलुगा पर फिर हमला हुआ। यूक्रेन का लक्ष्य है पुतिन को रूसी तेल की कमाई का यूक्रेन पर हमले में इस्तेमाल से रोकना। टीवीपी वर्ल्ड के अनुसार यूक्रेन द्वारा रूस की तेल सुविधाओं को लगातार निशाना बनाए जाने से क्रेमलिन को लगभग $1 अरब की तेल से होने वाली अप्रत्याशित कमाई का नुकसान हो चुका है, जिसकी उसे ईरान के पास होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बाद उम्मीद थी। रूस 29 मार्च तक पहले ही $970 मिलियन की आमदनी गंवा चुका था। यूक्रेन रूस के बाल्टिक और काला सागर बंदरगाहों पर हमला कर तेल भंडारण सुविधाएं नष्ट और बंदरगाह बंद कर रहा है। ये 1 महीने से ज्यादा समय से जारी है और शासकर इस पर हमला दिखाता है कि यूक्रेन धीमा नहीं हो रहा। रूस का तेल तब तक जलता रहेगा जब तक बेचने के लिए कुछ नहीं बचेगा, जिससे युद्ध कोष को अरबों का नुकसान होगा। युद्ध ने रूस को इतना कमजोर कर दिया है कि पुतिन को अपने आक्रमण के लिए अब ओलिगार्क से भीख मांगनी पड़ रही है। यही यूक्रेन के तेल टर्मिनल हमलों का पूरा मकसद है। फ्रिगेट्स और एयर डिफेंस रडार्स को नष्ट करना इस बात के सीधे उदाहरण है कि यूक्रेन रूस की सैन्य ताकत को कमजोर कर रहा है। असल नुकसान यूक्रेन टर्मिनल हमलों में कर रहा है। रूस का हर $1 जो उसे खोना पड़ता है, खासकर अब जब तेल की कीमतें कई सालों के उच्चतम स्तर पर है, वह डॉलर रूसी युद्ध मशीन पर खर्च नहीं किया जा सकता। पुतिन की नकदी खत्म होने से मशीन बिखरने लगती है, जिससे यूक्रेन को गहराई तक हमले करने और जमीनी सेना पर दबाव कम करना आसान हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पुतिन यह सोच सकते हैं कि अब सबसे बुरा समय गुजर चुका है। हमने आपको पहले बताया था कि यूक्रेन ने पिछले 6 महीनों में नोवोरोसिस्क पर 4 बार हमला किया है। इन पिछले हमलों में सबसे हालिया हमला 2 मार्च को हुआ था और उन्होंने एक बार फिर शश्कारिस ऑयल टर्मिनल को निशाना बनाया था। हमले में टर्मिनल के 7 में से 6 तेल लोडिंग आर्म्स नष्ट हो गए थे, जिससे पूरा पोर्ट बंद करना पड़ा, कीव इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया था। इस ताजा हमले के बाद भी वही स्थिति होने वाली है। दिलचस्प है कि एडमिरल मकारोव और एडमिरल एसेन 2 मार्च के हमले में भी फंस गए थे। उस हमले के बाद एडमिरल एसेन कैलिबर क्रूज मिसाइल दागने में असमर्थ माना गया। शायद इसी कारण इसे इस ताज़ा हमले में नहीं निशाना बनाया गया। जहां तक एडमिरल मकारोव की बात है, उस पर फिर से हमला हुआ है और यूक्रेन नुकसान का आकलन कर रहा है। उस फ्रिगेट की क्रूज मिसाइल दागने की क्षमता अब निष्क्रिय हो गई है। अब यूक्रेन को काला सागर बेड़े द्वारा उन तरह की क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल अपने शहरों और लोगों के खिलाफ करने को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। 6 अप्रैल से पहले के दिन यूक्रेन के लिए बहुत उत्पादक रहे। एक फ्रिगेट को ड्रोन से निशाना बनाया गया है और एक टेल ड्रिलिंग रीड पर हवाई रक्षा प्रणालियों को भी निशाना बनाया गया है। अंतिम लक्ष्य गिरने से काले सागर की ओर सुरक्षित हवाई गलियारे बन गए हैं, जिससे निकट भविष्य में यूक्रेन की ओर से और गहरे हमले लगभग तय हैं। जहां तक सस्कारी का सवाल है, वह फिर से जल रहा है। जल्दी या देर से पुतिन को पता चल जाएगा कि अब रूस के लिए उस बंदरगाह से तेल भेजना सुरक्षित नहीं है। और अगर पुतिन खुद ये संदेश नहीं समझते, तो वे टैंकर जो इन बंदरगाहों से रूसी कच्चा तेल ले जा रहे हैं जरूर समझ जाएंगे। वे नहीं चाहेंगे कि उन्हें टुकड़ों में उड़ा दिया जाए, लेकिन यह मुमकिन है कि उनके साथ ऐसा हो, क्योंकि यूक्रेन इस समय रूसी बंदरगाहों को निशाना बनाना अपनी आदत बना रहा है। अगर ऐसा बार बार होता रहा तो टैंकर ये जोखिम क्यों उठाना चाहेंगे? यह बात बाल्टिक क्षेत्र के जहाजों के लिए उतनी ही सही है जितनी कि काला सागर में मौजूद जहाजों के लिए। हमने यूक्रेन के प्रिमोर्स्क और उस्लुगा पर हमलों का जिक्र किया है। अगर आप उन हमलों के बारे में और जानना चाहते हैं जो रूस के लिए विनाशकारी 3 दिनों के दौरान किए गए थे, तो हमारा वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो सब्सक्राइब करें ताकि आप यूक्रेन युद्ध की ताज़ा कवरेज मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।